नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक और एनकाउंटर हो गया है। इसकी पहले मैं एक पृष्ठभूमि बता देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में एक बहुत बड़ी लूटपाट की घटना हुई और उसके बाद उसमें कई आरोपी फरार हो गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। एक उसमें विपिन सिंह था जिसने सरेंडर कर दिया और फिर उसके बाद एक एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का। और इसकी बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा हुई और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जाति देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, यादव होने के कारण मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद फिर एक और घटनाक्रम में वो आया, अभिषेक उपाध्याय नाम के एक पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखा ट्विटर पे जिसमें ये बताया कि एसटीएफ जो है मतलब ठाकुरवादी फोर्स और ठाकुरवाद किस तरह चल रहा है। सपा का यादव राज बनाम योगी का ठाकुर राज, ये था और वो बहुत वायरल हुआ वो आर्टिकल। उसके बाद दो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी पर एफआईआर भी की गई और उसके बाद ये हत्या मतलब ये एनकाउंटर हुआ अनुज प्रताप सिंह का, जिसको कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक हत्या है और एक बैलेंसिंग एक्ट है। ठाकुरवाद के जो आरोप योगी सरकार पे लगे इसलिए एक ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया गया। और अनुज प्रताप सिंह के पिता ने भी कहा कि अखिलेश यादव अब खुश होंगे क्योंकि एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो कि 2 बार के विधायक हैं फतेहपुर सदर से, राजनीतिक विश्लेषक हैं और योगी जी के भी काफी निकट समझे जाते हैं। तो उनसे ही चर्चा करते हैं। तो ये जो अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर हुआ है, इसे कहा जा रहा है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जो ठाकुरवाद के आरोप लग रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का भी एनकाउंटर कर दिया गया यादव के बाद। देखिए, जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाएंगे। ये सब एक ही गैंग के अपराधी थे। जी देखिए, अपराधी इतना शातिर है कि वह जाति देखकर गैंग नहीं बनाता है, लेकिन राजनीतिक लोग इसमें भी जाति ढूंढ लेते हैं। ये इतना कमाल की बात है और मुझे लगता है कि देश में इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है कि एक तरफ जो सो कॉल्ड सेक्युलर ब्लॉक है इस देश का, वो जब आतंकवाद की घटना होती है तो कहता है इसमें मत देखिए कोई कौन सा पंथ या कौन सा धर्म इसमें काम कर रहा है। लेकिन जातियों में समाज को बांटने के लिए जितना तत्पर दिखाई देता है राजनीतिक समाज, वह मुझे लगता है कि वह भावना ही देश विरोधी है। अपराधियों में जाति कैसी? कहीं आप गांधी जी की फोटो पर माल्यार्पण करते हैं, कभी किसी अंबेडकर जी की फोटो पर माल्यार्पण करते हैं। क्या कहा था इन लोगों ने अपराध को लेकर? अपराध देखिए, अपराधी को मत देखिए। और आप अपराधी की जो भी व्यक्ति देश में पैदा होगा उसको इस देश में, विश्व में, उसको एक नाम माँ बाप देते हैं और एक नाम उसका अपने खानदान का चला आता है। ये दोनों नाम मिलकर उस व्यक्ति की एक आइडेंटिटी बनती है इस पूरे विश्व में। अब आप उसका पहला नाम छोड़कर उसके सरनेम को ले लेते हैं जब अपराधी होता है। ये कौन सा तरीका है इस देश में? आप किसके प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं, इस पर चिंतन मुझे लगता है अखिलेश जी को करना चाहिए। लेकिन एनकाउंटर मतलब अगर अपराधी भी है तो उसकी सजा तो कोर्ट देगा ना। ये एनकाउंटर करके सजा देने का क्या वो है? ये कौन सा चलन है? देखिए, ये सही है कि लोकतंत्र में प्रक्रिया हावी होनी चाहिए, प्रक्रिया का आदर होना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया का लाभ अपराधी को मिले और प्रक्रिया का लाभ पीड़ित लोगों को, पीड़ित पक्ष को ना मिले, यह कानून की कोई धारा नहीं कहती है। अपराध करने वाले लोग अपराध जेल से करें, गैंग बनाकर करें और कानून में वर्णित धाराओं का लाभ अपने लाभ के लिए लेते रहें और अपने परिवार को धन संपत्ति और अपने टेरर से लगातार उन्नति की ओर जाते रहें, तो देश का समाज, देश का युवा किससे सीखेगा? आज देश के युवा में कम से कम उसकी मनस्थिति में, उसके माँ बाप में एक चर्चा तो हो रही है कि अपराध में मत जाओ, ऐसा मत करो। ये चर्चा लेकिन यहाँ पर नहीं, आपने कहा कि वो टेरर क्रिएट करके धन अपने घर में देगा। अब तो मंगेश यादव का भी घर देखा, वो बहुत गरीब है
और ये जो अनुज प्रताप मारा गया, ये भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। उनको पिता को देख लीजिए, उनकी बहनों को देख लीजिए, वो कुछ भी अमीर नहीं है। दूसरी बात की बिल्कुल। उनकी उम्र भी तो देखी जाएगी ना भाई। ऐसा नहीं है कि अपराधी अपराधी कर दिया। 20-22 साल के नए लड़के हैं तो उनको तो सुधारने की प्रक्रिया पे ले जाना चाहिए अगर अपराध भी कर रहे हैं, ना कि उन्हें गोली मार के उनका जीवन ही खत्म कर दिया जाए। देखिए, बहुत समय से प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि प्रदेश एक जीरो टॉलरेंस की अपराध के प्रति, करप्शन के प्रति नीति पर चल रहा है। अब यह जो जीरो टॉलरेंस है, ये आप कब तक किड ग्लव से लोगों को कहते रहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो बच्चा है। 22 वर्ष की उम्र में उसे अपना कानून नहीं मालूम है क्या देश का। किसी को लूटने पर पुलिस आड़े आएगी, प्रदेश की सरकार गरीबों की चिंता करके या लूटने वाले की चिंता करके आपको ढूंढेगी क्या, इसकी जानकारी नहीं थी उनको। ऐसी कौन सी जानकारी नहीं थी। और जानते बूझते जब आप कोई अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है। ये तय है कि प्रक्रिया का आदर होना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया किसी एक पक्ष के हित में हो। ये आज 2,80,00,000 से ज्यादा, कोई कहता है 4 करोड़, 2,80,00,000 ऑफिशियल आंकड़ा है, एक कहते हैं। अब वो आंकड़े के अनुसार यदि आप देखें तो लाभ किसको मिल रहा है? उन लोगों को लाभ मिल रहा है 20-20, 30-30 साल में न्याय मिल रहा है। न्याय मिलना ही इतने दिनों में अन्याय है, मेरा ये लेकिन मानना। अगर इतनी कम उम्र के लड़के अपराध कर रहे हैं तो ये भी तो सरकार के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह है ना, क्वेश्चन मार्क है कि वो इस तरह के अपराध में क्यों संलग्न हो रहे हैं। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। और समाज सुधार भी एक सरकार का एक कार्य है, ना कि सीधा गोली मार के खत्म ही कर दो। उनको सुधारना भी एक सरकार का ही कार्य है। जेलों के अंदर इस पर मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। एक बार एम्स्टर्डम में काफी बलात्कार हुए, तो उसके बाद वहां पर वहां के राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और जो प्रबुद्ध लोग थे वो सब इकट्ठे हुए, उस पर काफी चिंतन मनन हुआ। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि वैशालियों की जरूरत है जिससे कि सिटी में रेप ना हो। और वहां पर मतलब एम्स्टर्डम ही एकमात्र सिटी है पूरे वर्ल्ड में जहां पर वैश्यावृत्ति लीगल है। लोगों को लगता है थाईलैंड में है, पर ऐसा है नहीं, एम्स्टर्डम में है। तो इस तरह का चिंतन मनन तो हमारे यहाँ कभी किसी भी अपराध या उसको लेकर होता नहीं है कि किस तरह उसके रूट कॉज को खत्म किया जाए। बस गोली मार दो और नैरेटिव सेट कर लो। पहले यादव मार दिया, प्रश्न उठे तो ठाकुर को मार दो, फिर उठे तो मुसलमान को मार के हिंदू मुस्लिम कर दो। इस तरह का है यहाँ पर। तो मुझे मुझे लगता है कि देश में कुछ लोग बाल, बाल की खाल, खाल के बाद की खाल, इन सब विषयों को निकालने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक निश्चित राह पर चल रहा है। हम अपराधी पर चाहते हैं कि अपराधी सरेंडर करे, जेल में जाए, लेकिन इतने दिनों तक यदि कोई अपराधी सरेंडर नहीं कर रहा था, सरेंडर करने के उसके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, उसका नाम खुल गया था, टीवी पर सबके नाम चल रहे थे, कौन किस नंबर का अपराधी है। प्रशांत कुमार जी ने इसके ऊपर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। इसके बाद हाजिर हो जाते, कोर्ट में जाते, कोर्ट में जाकर अपना जो बताते सही है गलत है, जो भी स्थिति है। लेकिन सरेंडर न करना ही इस बात का द्योतक है कि देखिए, एक प्रदेश के अंदर संगठित अपराध, आपने कहा कि वो तो मंगेश तो बहुत गरीब था, अन्य लोग भी हो सकता है बहुत गरीब हों, लेकिन गरीबी समाप्त करने का यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है कि आप अपराध करने लगे। यह तो यही बात तो आतंकवादी कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर दिए गए हैं विश्व के अंदर कि हमारे पास अब और कोई तरीका ही नहीं है कि हम अपने शरीर पर बम बांधकर इनोसेंट लोगों की जान ले ले। तो ये लेकिन अपराध तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, रईस भी तो कर ही रहे हैं ना। टैक्स चोरी करना, टैक्स इवेजन करना और अलग अलग तरीकों से मैनिपुलेशन करना मार्केट की, वो भी तो अपराध है। तो मतलब गरीब है उसको गोली मार दो, उसके लिए भी कानून है। और उसको व्हाइट कॉलर क्राइम इसीलिए कहा जाता है कि उससे आर्थिक क्षति जो देश की हो रही है उसको लेकर देश की अदालतों में केस चल रहे हैं। एनसीएलटी उसके लिए बना हुआ है, उसके लिए एक पूरी विंग बनी हुई है, देश का आईआरएस विभाग बना हुआ है जो आईएएस के साथ सिलेक्शन होता है जिनका। तो ऐसे लोगों के रहते हुए ये अपराध धीरे धीरे कम हुआ है। पैन कार्ड आया है,
अन्य चीजें आई हैं, इससे काफी चीजें मतलब बिल्कुल दिखने लगी हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। लेकिन अपराध के विषय में किसी भी कोने में ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को लेकर इनह्यूमन काम करने की व्यवस्था को मैं गलत मानता हूं। मेरा बल्कि राजनीतिक पार्टियों से यह आग्रह है कि सरनेम को देखकर कभी भी अपराधी के विषय में चर्चा ना करें। वो हमेशा चर्चा करें तो इस बात की हो सकती है कि कोई एनकाउंटर पकड़ के मारा गया, कोई एनकाउंटर सही था, इस विषय पर तो चर्चा हो सकती है। लेकिन यह विषय चर्चा का नहीं हो सकता कि क्या यही पार्टियां जिम्मेदारी लेंगी, मंगेश यादव ने जो जिसके यहाँ डकैती डाली उसका पैसा ये पार्टियां वापस करेंगी यदि यादव को क्लेम कर रहे हैं तो? यदि कोई छतरी को क्लेम कर रहा है तो वो लोग वापस करेंगे? लेकिन सरनेम की बात तो योगी जी ही करते हैं ना विधानसभा में, जब वो कहते हैं कि किसी यादव का नाम लेते हैं, किसी मुस्लिम का नाम लेते हैं, वो वही एग्जाम्पल देते हैं हर बार। अगर तर्कपूर्ण में, अगर तर्क में, फैक्ट में वो कुछ गलत कहते हो तो वो आप जरूर पूछिए। लेकिन अगर फैक्चुअली कोई चीज सही है, फैक्चुअली किसी बात को वो सत्यता के साथ विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, तो उसमें किसी को भी मुझे लगता है परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई, हम फैक्ट पर ही तो बात करेंगे ना विधानसभा में, जनता की सबसे बड़ी अदालत है उत्तर प्रदेश की, वहां अगर फैक्ट्स पर मुख्यमंत्री जी बात नहीं रखेंगे, वो चाहे छतरी की बात करे, चाहे यादव की बात करे, चाहे किसी की भी, दलित की, ओबीसी की, किसी की भी बात करे, तो वो बात करने का अधिकार उनके पास है। पहली बात, सदन के नेता है। दूसरी बात, वह यह विषय जरूर रखना चाहिए कि हम इस बात को देखें ना, ये हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कोई यादव का एनकाउंटर हो गया या किसी मुस्लिम का एनकाउंटर हो गया, हमारे ऊपर इस बात का कोई प्रेशर नहीं है। अपराधी है, पुलिस को चैलेंज करेगा, पुलिस एक्शन लेगी, ये कानून पुलिस को अधिकार देता है। इसके बाद में जो माननीय न्यायाधीश लोग कह रहे हैं कि ये बुलडोजर इत्यादि से संबंधित बातें जो उनकी संपत्ति से, इस पर मुझे लगता है आगे 1 अक्टूबर के बाद अगर वो कानून बनेगा तो उस कानून को सरकारें फॉलो करेंगी। लेकिन एनकाउंटर, मतलब एनकाउंटर की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। मतलब फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे एनकाउंटर हैं, जिस तरह से वो स्क्रिप्ट आती है एसटीएफ की। और फिर दूसरा ये है कि सुल्तानपुर में घटना हुई, मंगेश यादव सुल्तानपुर में ही था, वो उन्नाव में था, मतलब इतने आसपास ही छुपे हुए थे, जबकि फरार हो गए थे। जबकि फरार होकर वो, उनको दूर चले जाना चाहिए कि पुलिस की रेंज से, पर वो आसपास ही हैं। और इतने सारे एनकाउंटर एसटीएफ कर चुका है यूपी के, उसके बाद भी उनमें इतनी हिम्मत है कि वो तमंचा लहराते हैं उनके सामने। अब ये तो मेरे ही उत्तर का आप उत्तर दे रहे हैं कि इतनी हिम्मत नहीं, इससे सिद्ध होता है कि एनकाउंटर फेक है। इससे ये सिद्ध होता है कि एनकाउंटर के बावजूद अपराधी इतने मनबड़ हो गए हैं कि कितनों को आप मारिएगा, हम तो बहुत हैं अपनी संख्या में, हम बिंदुसार हैं, हम जहां हमारे रक्त बीज हैं, जहां रक्त गिरेगा वहां और 10 पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब उत्तर प्रदेश का जो सभ्य समाज है, जो समाज यह मानता है कि अपराध में अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए, या बच्चे अपराध करें तो उनका साथ नहीं देना चाहिए, वह समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सपा के नेता और सपा की जो मानसिकता रही है, देश के अंदर अपराधियों को राजनीतिक ताज पहनाने का काम इसी पार्टी ने शुरू किया है। इसलिए उनसे और किसी बात की अपेक्षा आप और हम कर भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन इस पर प्रश्न इसलिए उठे ना कि जब ठाकुरवाद के आरोप लगे तभी अनुज प्रताप मारा गया, या तो पहले भी उसका हो जाता या कुछ टाइम बाद होता, तो बिल्कुल 2 दिन बाद ही एनकाउंटर हो रहा है। तो इससे तो मतलब पुलिस को मालूम ही था कहां पर है, उन्होंने उसको उस समय धराशायी कर दिया जब लगा अब इस नैरेटिव को वो करना है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब भी ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। देखिए, कोई तो पुलिसकर्मी होगा, कोई तो वकील होगा, कोई तो जज होगा। क्या जजेस पर भी अब यही आरोप लगने लगेंगे? ये परिस्थिति उसी ओर जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पुलिस है ये भी एक जुडिशियल आर्म है, मतलब एक जस्टिस की आर्म का एक हिस्सा है। अब वो लोगों पर जाति देखकर अगर आरोप लगाने लगेंगे कि ये एसटीएफ में ऐसे क्यों लोग हैं, एसटीएफ में वैसे क्यों लोग हैं। अमिताभ यश
ऐसा नहीं है, एसटीएफ में इससे पहले भी थे, हमारी सरकार आने के पहले भी एसटीएफ में ही थे, और उससे पहले भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगाए हैं जो संगठित गिरोह चलाते थे। तो एक काबिल ऑफिसर को, नहीं, वो आरोप, एक काबिल नहीं, ऑफिसर ये को जो उस जगह ठाकुरवाद का पर यदि आरोप है वो रखा तो जाए तो अच्छी बात है। जो ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं? देखिए, इस तरह से आप आरोपों का कोई अंत नहीं होगा। अखिलेश जी पर यादववाद का आरोप लगे, योगी जी पर क्षत्रियवाद का आरोप लगे, तो अन्य जो नहीं, तो भी ये आएगा कितना उस सही पर है? जाति का कतई सही नहीं है। योगी जी एक संत हैं, उनकी भूमिका हमेशा संत वाली रहती है। सदन के अंदर, सदन के बाहर जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो उसके साथ खड़े हुए हैं। उनका एकमात्र सोच इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए यह है कि मैं कैसे उत्तर प्रदेश का अपराध समाप्त करूं, कैसे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक संरक्षण में पलता पुसता जो अपराध था और जो करप्शन था, मैं उसको समाप्त करूं, और उसको समाप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक मैं निवेश कैसे लेकर आऊं, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें सूरत, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली इत्यादि जगहों पर भागकर जॉब न करना पड़े। हमारी एकमात्र सोच, मुझे लगता है, आदरणीय योगी जी की यही है, और हम सब इस बात के कायल हैं। हम खुद भी, मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश में किसी को भी आप मुख्यमंत्री बना देंगे, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति यह है कि उसे भ्रष्टाचार और अपराध, इन दो की पटरियों पर से एक पटरी को तो चुनना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं जो अपने हठयोग के माध्यम से यह परिस्थिति ले आए हैं कि या तो अपराधी घुटने टेक रहा है और या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के अपराध की चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं, इससे तो ठाकुरों को नुकसान ही हो रहा है। इस समय सबसे कम विधायक हैं इतिहास में जो विधानसभा में है ठाकुर, सांसदों की संख्या भी बहुत कम है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, और असल में कोई ठाकुरवाद हो भी नहीं रहा है, क्योंकि जो लिस्ट दी जाती है उसमें जिसके पीछे भी सिंह लगा है, जिसके पीछे भी नाम के सिंह लगा है, उसे ही ठाकुर कह दिया गया है। देखिए, दूसरा, उसमें एक और भी चीज है कि उसमें एक डिपार्टमेंट में कितने अधिकारी हैं ये नहीं बता रहे, बल्कि 10-12 नाम लेकर बता रहे हैं कि इतने, मान लीजिए 200 अधिकारी हैं, उसमें से 12 नाम बता रहे हैं कि ठाकुर हैं। तो वो तो कॉमन है, इतने एक जाति के हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनिया जी के यहाँ पर, जब सोनिया जी का पदार्पण देश में राजीव जी के घर में हुआ, उसके बाद केरला के क्रिश्चियंस का दबदबा उनके 10 जनपद में बढ़ा। इसके लिए कोई किसी को दोषी कैसे मान सकता है? आप अपने न्यूज चैनल में किसको जॉब दें, किसको ना दें, इसके लिए आप दोषी हो जाएंगे क्या? आप नहीं, काम लेकिन कराना ठाकुरों का दबदबा बढ़ा नहीं है, घट गया है ठाकुरवाद के आरोप से। दबदबा बढ़ा हो, घटा हो, दबदबा से मेरा मतलब जितना उनका प्रतिनिधित्व पहले होता था उससे कम हो गया है। कोई बात नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। प्रतिनिधित्व किसका कैसा है ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारा चिंता का विषय सिर्फ एक है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को उत्तम से उत्तम प्रदेश लेकर जाएं, और योगी जी इसी राह पर चल रहे हैं। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों के साथ मिलने जुलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की धन संपत्ति पर जिस तरह से एक पहले ये होता था कि ठीक है, अपराधी जेल में है, उसका घर और उसका मकान और उसका फार्म हाउस और उसकी फॉर्च्यूनर और उसकी विदेशी गाड़ियां, इन सब पर एक प्रतिबंध लगेगा। जब यह प्रतिबंध लगेगा तभी लोग अपराध की राह छोड़ेंगे। अपराध कई बार बहुत प्यार, कोई छोटा बच्चा हो 12-15 साल का, तो उसको समझाया जा सकता है कि बेटा ऐसा नहीं करना है या बेटी ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो लोग 20-25 साल की उम्र से अपराध करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं, छोटी बच्चियों के साथ में गलत आचरण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सिखाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम लोग अपनी उन पुरानी मानसिकताओं को छोड़कर जहां पर जरूरत हो वहां कैरेट और जहां जरूरत हो वहां स्टिक, इन दोनों के बीच में इस व्यवस्था को लेकर चले। जो लोग भयभीत होकर क्राइम छोड़ देंगे उनका भी स्वागत है, जो लोग हमारे अच्छे आचरण से अपराध छोड़ देंगे उनका भी स्वागत है। कानून का भय हर एक के मन में होना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि 2027 का चुनाव वैसे तो बहुत दूर है, लेकिन उसका क्या परिणाम आ सकता है? अखिलेश यादव
की क्या स्थिति रहेगी सपा की आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी भी हालत में 300 से 350 सीट के बीच में रहेंगे और हमें अखिलेश जी सहित पूरा इंडी गठबंधन भी यदि मिलकर चुनाव लड़ेगा तो भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में। यहाँ योगी जी ने जिस तरह का कार्य किया है, जिस तरह से आम जनता उनसे खुश है, जिस तरह से अपराध तंत्र थोड़ा कम हुआ है, जिस तरह से प्रदेश में निवेश हो रहा है, जिस तरीके से योगी जी रोज नए नए कार्यों के माध्यम से जनता के हित में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी बिना छुट्टी लिए इतने वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, वहीं योगी जी ने भी उसी तरह से चलते हुए बहुत अच्छा एक सिस्टम उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के पास में ऐसा एक नेतृत्व है जो हम लोगों को हर विधानसभा में वोट दिलाने की ताकत रखता है। जी, तो आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।